तो हाँ जी, तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4.2। तो इसमें ज़रा गौर से इसके क्वेश्चन को आपने पढ़ना और इसमें आपको ग्राफ भी देखने को मिलेगा। तो मैं बुक का डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखो वो कहता है अ 480 वोल्ट बैटरी, यानी कि इनपुट के तौर पे 480 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी फ्रिक्वेंसी थी 60 हर्ट्ज और ये डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। तो लिहाजा 60 हर्ट्ज किसकी वैल्यू आ गई? फ्रिक्वेंसी की। मैं एक एक करके वैल्यूज लिखता जाऊंगा जो जो काम की होंगी, ठीक है। 60 हर्ट्ज। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पोल्स बताए गए हैं जो कि 4 हैं, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ कैसे बताया गया, ज़रा गौर से पढ़िएगा। वो कहता है 4 पोल सिंक्रोनस जनरेटर, यानी कि 4 पोल वाला से सिंक्रोनस जनरेटर हैज़ द ओपन सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर आ गई है, ये देखें, ये दी गई है, ये ए वाली दी गई है ऊपर ग्राफ की फॉर्म में। ये हमारे पास फिगर है। ओपन टर्मिनल वोल्टेज अपने पास वी टी यानी इस वाई एक्सिस पे शो करवाए जा रहे हैं, और जो अपनी फील्ड करंट है वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है बच्चों। आगे आ जाओ। तो वो कहता है द जनरेटर हैज़ अ सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये एक्स एस की वैल्यू दे रहा है 0.1 ओहम है। तो ये भी मेंशन कर दो, कोई नहीं, ये भी काम आएगा। एक्स एस इज इक्वल टू 0.1 ओहम। ये बस वैल्यूज लिखने तक की बच्चों देर लगती है, और कौन इसको क्वेश्चन को हल करते को नहीं इतना टाइम लगता। आगे कहता है एन आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी गई है, आर ए 0.015 ओहम। आर ए इज इक्वल टू 0.015 ओहम। और उसके बाद वो कहता है एट फुल लोड द मशीन सप्लाइज 1200 अम्पेयर, यानी कि जब पूरा फुल लोड डाल दिया जाता है तब 1200 अम्पेयर देती है एट 0.8 पीएफ लैगिंग। तो ये लैगिंग की वैल्यू दे रहा है, चलो ये बाद में देखेंगे। उसके बाद ये नीचे भी बच्चों ये देखो लॉसेस बताए गए हैं। वो कहता है अंडर फुल लोड कंडीशन, फुल लोड की कंडीशन में द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आर, दो लॉसेस मुझे बताए गए हैं इकट्ठे, जिसकी वैल्यू है, या आप इसको नाम दे दो पावर लॉसेस है ना, तो आप इसको नाम दे दो विंडेज लॉसेस, पी विंड, बस इतना ही लिख दो विंडेज। इसकी वैल्यू लिख दो क्योंकि ये बाद में काम आने वाली है। 40 किलोवाट, ठीक है बच्चों। इसी तरह से एक और वैल्यू उसने लॉसेस में बताई हुई है, एंड द कोर लॉसेस आर 30 किलोवाट, ठीक है। कोर लॉसेस कितने हैं? 30 किलोवाट। तो पी कोर इज इक्वल टू 30 किलोवाट। डन हो गया जी। अब आ जाए ज़रा इसके क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है। क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट है उसका ए पॉइंट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस जनरेटर। स्पीड क्या होगी? स्पीड मींस एन एम के बारे में पूछ रहा है, एन के बारे में। ये मैंने बच्चों आपको करवाया था ये भी लेक्चर के अंदर। ए हम हल करने लगे हैं, वो हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। एन एम भी कहा जाता है, एन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको स्पीड कहते हैं, एंगुलर स्पीड मैंने आपको बताया था इसका नाम है। तो इसके लिए फार्मूला था हमारे पास, आपको मैंने बताया था जब भी कभी जनरेटर तैयार किए जाते हैं ना, तो एक फिक्स उनकी फ्रीक्वेंसी रखी जाती है। तो वो फ्रीक्वेंसी किस तरह से फिक्स रहती है, यानी कि वो नंबर ऑफ पोल्स और एंगुलर स्पीड क्या करते हैं जी, डिसाइड कर रहे होते हैं। तो वो किस तरह से फिक्स करते हैं इस फार्मूले से, एफ इज इक्वल टू एन एम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोल्स ओवर 120। अब यहाँ से आप एन एम का फार्मूला बना सकते हो, एन एम यहीं पे रह गया, और 120 टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो गई, तो फ्रीक्वेंसी एफ आ गया, और बटे में ये यहाँ पे पोल मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, ये फार्मूला बन गया। इसमें वैल्यूज पुट करो और अपना एन एम निकाल लो, यानी कि ए जो सॉल्व कर दो। तो हाँ, तो देखो बच्चों 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज, एंड नंबर ऑफ पोल्स 4 है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 1800, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियस पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हमें इतनी मतलब स्पीड दे रहा है। तो ये तो हो गया डन। अब बी जूस पे चलते हैं, ठीक हो गया। ए जूस डन, बी जूस पढ़ते हैं। बी जूस में हमारा भाई क्या कहता है? वो कहता है हाउ मच फील्ड करंट मस्ट बी सप्लाई टू द जनरेटर टू मेक द टर्मिनल वोल्टेज 480 वोल्ट एट नो लोड, मतलब लोड नहीं है, 480 वोल्ट वोल्टेज मिल रहे हैं टर्मिनल पे। वी टी की वैल्यू देखो बच्चों, आपको पता ही है जब लोड नहीं पा रहा होता तो वैसे भी आपको पता है ये कौन सा उसने बताया था, डेल्टा कनेक्टेड। ये देखो ये उसने बोला हुआ था डेल्टा कनेक्टेड, और डेल्टा कनेक्टेड में ये चीज़ मैंने बताई थी कि जो टोटल वोल्टेज होते हैं उसमें कोई √3 वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं देना पड़ता V5 को, यानी वो जो इक्वल वाली इक्वेशन होती है इस तरह से, यानी कि VT ओवर V5। मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में √3 से ज़रूरत दी थी, लेकिन यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो उसने क्या बोला है? उसने बोला कि 480 वोल्ट के लिए, देखो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टर्मिनल वोल्टेज यानी कि VT की बात कर रहा है 480 हो जाए, तो कितनी फील्ड करंट मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी? तो ये 480 के इक्वल है। और ये बस आपका ग्राफ देख के इसको हल करने वाली बात है यार। देखो बस ये हल हो गया, एक लाइन पे ही हल हो गया, चेक करना। ये फील्ड करंट किसी प्यारे भाई ने पहले इस बुक के लिए अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, तो मुझे यार बहुत ही उसके लिए यार फख्र की बात है कि उस भाई की जो किताब है हमारे काम आ रही है। ये ज़रा चेक कीजिएगा, ये लाइन जिसको शो करिए वो है टर्मिनल वोल्टेज, देखें टर्मिनल वोल्टेज VT, और ये लाइन किसको प्रेजेंट करिए? फील्ड करंट मींस IF। तो इस ग्राफ की मदद से ही हमारा काम हो जाना। ये देखें टर्मिनल वोल्टेज 400 से इस भाई ने निशान लगाया, तकरीबन यहाँ पे होंगे, क्योंकि ये 400 से 500 की रेंज में होंगे ना, तो यहाँ पे होंगे कहीं। उसने इसी को देखते देखते देखो ऐसे वाई एक्सिस पे स्लोप को कनेक्ट किया। हमने स्लोप के अकॉर्डिंग चेक करनी होती है करंट्स। तो यहाँ पे पॉइंट बना, इसी पॉइंट के बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड इसने देखा, तो यहाँ पे आके इसको सेंटर में वैल्यू मिलती है, मतलब कि ये ऐसे डायरेक्ट एग्जैक्ट लाइन लगाना तो ये इनके सेंटर में आती है। तो 4.5 वैल्यू आ जाती है हमारे पास फील्ड करंट की। वैसे अक्सर उस्ताद इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते कि ग्राफ वाले,
मतलब हो सकता है आपके सारे ये पॉइंट ही छोड़ देंगे, जो बी पॉइंट इसके अंदर होगा ना इसको छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे अक्सर बच्चे अगर देंगे भी तो फिर आपको एग्जैक्ट ग्राफ पे एक एक वैल्यू मेंशन करके देंगे, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं लगता ऐसे कोई उस्ताद देगा यार कि आप तुक्के लगाओ। फिर ऐसे कुछ बच्चे यहाँ पे 4.6 लिखेंगे, कुछ 4.7, क्या पता कुछ 5 ही लिख दें, कहीं ऐसे भी होते हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे भाई। अब सी पॉइंट करते हैं, बस ये हल हो गया, इतना सारी था बी पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब सी पॉइंट चेक कीजिएगा। सी पॉइंट में वो कहता है इफ़ द जनरेटर इज नाउ कनेक्टेड टू अ लोड, अगर जनरेटर को लोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, एंड द लोड ड्रॉज 1200 अम्पेयर, ये क्या है जी, लोड करंट है, आई एल की बात कर रहा है, एट 0.8 पी एफ लैगिंग। अब ये लैगिंग मतलब इंडक्टर इस्तेमाल हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ पी एफ की मदद से कैसे आप थीटा निकाल सकते हो, यानी ये जो आपके पास करंट लिखी जाती है ना वो बता देता हूँ। हाउ मच फील्ड करंट, पहले तो हम बात करते हैं लोड करंट उसने कितनी दी है, आई एल इज इक्वल टू 1200 अम्पेयर। अब इतना याद रखना डेल्टा में बच्चों 1200 अम्पेयर। डेल्टा, मेरी बात सुनना, डेल्टा के अंदर पता है क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड जब होते हैं तो उसमें अपने पास वोल्टेज तो डायरेक्ट इसके बराबर हो चुके होते हैं, लेकिन करंट का अपोजिट सीन हो चुका होता है कि आपकी जो करंट है ना, ये जो मतलब कि आई ए का जो फार्मूला बनता है वो चला जाता है किस फॉर्म में, देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं जा रहा हूँ, वो हमारे पास फार्मूला बन गया होता है आई एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आर्मेचर करंट, यानी कि ये अपोजिट हो जाता है। वाई कनेक्शन में क्या था, वी टी इज इक्वल टू √3 टाइम्स V5, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल्टा में हमारी लोड करंट इसके अपोजिट हो मतलब इसके बराबर हो जाती है, फार्मूला यानी ऐसे कह लें इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप आर्मेचर करंट निकाल सकते हो। आर्मेचर करंट का क्या फार्मूला आ जाएगा, देखो आई एल ओवर √3, तो आई इधर आके √3 डिवाइड हो गया ना, तो 1200 बटा √3, इस तरह से वो आपका किताब के ऊपर फार्मूला, ये ना हो कि बच्चों कंफ्यूज हो जाए, ये आपके लिए ही मैंने ये स्टेप किया ताकि आपको पता चले कैसे आती है ये करंट। ठीक, अब आगे नेक्स्ट उसका पॉइंट पा रहे थे हम 0.8 बच्चों। अब मैं कुछ बच्चों को ये भी बताने लगा था कि वो 0.8 उसने जो पीएफ की वैल्यू दी हुई है, उस पीएफ की मदद से हम कैसे मतलब कि एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि अब ये आई है ना, अब जब इंडक्टर की बात हो रही है ना, एक्सएस यानी कि अपना सिंक्रोनस जनरेटर की जो रिएक्टेंस है उसकी बात होगी, तो उसमें अपना एंगल भी इस्तेमाल होगा। तो एंगल कैसे निकालते हैं जरा गौर से देखिएगा मेरी तरफ। पी एफ इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, पी एफ इज इक्वल टू, अपने पास इसका फार्मूला था यार, हाँ तो माइनस कॉज ऑफ थीटा, दिस इज अवर फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू लेने के लिए पीएफ की वैल्यू उसने कितनी दी है, देखो 0.8 दी है पीएफ की वैल्यू 0.8, तो 0.8 इधर पुट हो जाएगा। लैगिंग के केस में यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, और लीडिंग के केस में यहाँ पे माइनस नहीं होता, प्लस होता है। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो थीटा हमने मालूम करना है, थीटा इधर ही रह गया, काज इधर काज है, तो दूसरी जानिब जाके काज इनवर्स हो जाएगा, और माइनस भी दूसरी जानिब जाके पीएफ के साथ पहले ही लग चुका होगा, यानी अगर हम यहाँ पे मतलब इस माइनस को दूसरी जानिब लेके जाएं तो यहाँ पे प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा काज से पहले माइनस और इनटू हमारा एंगल आ जाएगा। तो एंगल देखो बच्चों, एंगल नहीं मतलब पीएफ की वैल्यू देखो 0.8 है ना, तो ये जब हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रही होती है 36, माइनस आएगा ना साथ में ये वाला, माइनस 36.87 डिग्री। ठीक है, ये आता है एंगल हमारे पास बच्चों। ठीक हो गया, ये एंगल आ गया आपके पास। ये माइनस वैसे प्लस हो चुका होता है, ये आप डायरेक्ट प्लस इसे कर दीजिएगा। पता है कैसे प्लस होता है, देखो यहाँ पे माइनस अंदर होता है और काज माइनस को खा जाता है, तो वो माइनस प्लस हो चुका होगा। यहाँ पे आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, प्लस ही लिख दो डायरेक्ट। अभी आपके पीएफ मालूम हो गए। अभी हम मतलब के मेन मुद्दे पे नहीं गए जो हमने मालूम करना है। वो कह रहा था, क्या कह रहा था हमसे, ये देखो ये सी पॉइंट है। वो कहता है हाउ मच फील्ड करंट विल बी रिक्वायर्ड टू कीप द टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू 480 वोल्ट, यानी कि हमने अपने टर्मिनल वोल्टेज जो है वी टी वो 480 के बराबर लाने हैं, तो हमें कितनी फील्ड करंट रिक्वायर होगी, ये वो हमसे पूछना चाहता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, अब लोड कनेक्ट हो गया, मुझे प्रीवियस वाली वैल्यू मैं फील्ड करंट की नहीं दे सकता। लोड पे कनेक्ट होने के बाद जो अपने पास ये वाली वैल्यू आएगी टर्मिनल वोल्टेजेस की, वी टी की, ठीक है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज में ई ए भी आ जाता है ना, यानी कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल पता है क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है जब आप लोड कनेक्ट करते हो फिर आपके वी टी और ई ए आपस में बराबर नहीं रहते, तो ये ई ए लाइन को भी प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलो आओ बैक साइड वापस। अब मैं ज़रा आपको ना ई ए का फार्मूला याद दिलाता हूँ। हमने ई ए वोल्टेज निकालना है यहाँ पे, यानी कि लोड के बाद हमारे पास ई ए वोल्टेज ही हमने निकालने होते हैं। मतलब कि आपको पता ही है हमारे पास वोल्टेज होते हैं ई ए, अपने पास आर्मेचर वाले वोल्टेज, तो लिहाजा इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या था ये फार्मूला हमारे पास था, V5 प्लस IARA प्लस JXSIA। अब मैं आपको याद करवाता हूँ ये फार्मूला कैसे आया, ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों। मैं आपको लेके चलता हूँ बैक साइड पे जहाँ पे ये इसका लेक्चर मौजूद है। हाँ जी, तो बच्चों ये देखो, ये आपका फर्स्ट लेक्चर था जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये वो लेक्चर है जिसमें से वो V5 वाला, वो EA वाला फार्मूला आ रहा है। देखें, ये हमारी इक्वेशन प्रूफ हुई थी कि लॉसेस में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो देखो EA अगर हम निकालना चाहते हैं ना वहाँ पे, तो हमने क्या किया, इन दोनों को उठा के दूसरी जानिब ले गए, वो जहाँ वहाँ पे जाके प्लस हो गया, प्लस JXSIA प्लस IARA। ठीक है जी, इस तरह से वो फार्मूला बना।
अब जिन बच्चों को ये नहीं पता, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा। देखो आई ए की वैल्यू में ना अब फेजर एंगल भी आएगा बच्चों, क्योंकि ओवरऑल अब बात हो रही है इमेजिनरी पार्ट की भी इसके अंदर, तो फेजर एंगल्स तो लाजमी आएंगे। अब देखो V5 की उन्होंने मुझे कितनी वैल्यू बताई, उसने बोला अगर टर्मिनल वोल्टेज 480 हो तो फिर आपके पास मतलब कि फील्ड करंट कितना होगा, ये उसने बोला 480 हो, ठीक है। तो लिहाजा ये 480 मेन क्वेश्चन है, यानी कि ये VT की वैल्यू है, VT 480 में मतलब V5 की ही बात कर रहा है, तो 480 है ये। तो देखो जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 480। अब इसके साथ फेजर एंगल कौन है, मतलब कि ये तो फेजर एंगल इसका 0 डिग्री पे होता है, इतना तो आपको याद होना चाहिए। इंडक्टर की मैंने जो शेप आपको दिखाई थी, इंडक्टर में हमेशा V5 0 डिग्री पे ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये आ गया 0 डिग्री साथ में, ठीक है। मैंने एंगल मेंशन कर दिया, प्लस RA की कितनी वैल्यू थी बच्चों, RA की वैल्यू मैंने ऊपर मेंशन की थी, वो देखें वो 0.015 थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट हो गए 0.015, साथ में करंट की वैल्यू आएगी। अब कुछ बच्चे सिर्फ इतना लिख देंगे 692.8, यार एंगल भी तो आएगा ना 692.8 के बच्चों, एंगल कौन सा आपने निकाला था 36.87, और इसका फार्मूला होता है IA, इसका मेन ये फार्मूला होता है लिखने का, IA इज इक्वल टू होती है IA की मैग्नीट्यूड इंटू माइनस ऑफ थीटा, तो लिहाजा माइनस ऑफ थीटा मतलब कि ये हो जाएगा -36.87 डिग्री, इस तरह से होता है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आगे उसके साथ भी होगा, देखो अपने पास J और XS की वैल्यू कितनी दी गई थी वो देखो, वो भी मेंशन है 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1 J इंटू साथ में अपने पास IA की वैल्यू आ जाएगी फिर से। तो यहाँ पे यार अब आगे मुझे लिखनी पड़ेगी वैल्यू, क्या करूँ, यहाँ पे जगह काम है, तो यार ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे IA ही अभी लिख रहा हूँ, पता है क्या, यहाँ पे भी IA की यही वैल्यू पुट होनी है। तो देखो इन दोनों में IA कॉमन होगा, अभी मैं आपको थोड़ा ना कैलकुलेटर का सीन बता देता हूँ, आपने कैसे हल करना है कैलकुलेटर पे बच्चों, जरा गौर कीजिएगा। ये तो 480 ही रहेगा ना, तो देखो इनमें आपने पता क्या करना है, इनमें आपने IA की वैल्यू कॉमन ले लेनी है, यानी कि 692.8 इंटू फेजर एंगल -36.87 डिग्री, दोनों में कॉमन है ना, तो इसको कॉमन ले लेना, अंदर क्या आ जाएगा देखो, इस यहाँ पे रह गया 0.015 और वहाँ पे रह गया 0.1 J। इन दोनों को कैलकुलेटर पे जमा करोगे तो आपके पास ये जमा क्या, ये वैसे ही एक फॉर्म है, आप इसको लेके जाओगे एंगल की फॉर्म में, फिर आप इन दोनों को मतलब ये आपको पता ही होगा तरीका, आपको ना अपलोड मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे अपलोड होता है, अगर ना भी हुआ तो इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ में आ जाएगा। तो लिहाजा ये आप कैलकुलेटर पे आप फाइंड आउट कर सकते हो फिर। तो IA की वैल्यू पता है हमारे पास क्या आ जाएगी, IA की वैल्यू भी हमारे पास एंगल की फॉर्म में आएगी, यानी कि 532 इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, और एंगल हमारे पास बच्चों आ जाता है 5.3 डिग्री वोल्ट। तो ये हमारे पास EA की वैल्यू आ गई है जो उसने हमें निकालने को बोला था, लेकिन हमें निकालने को असल में उसने क्या बोला था, फील्ड करंट। तो देखें फील्ड करंट कैसे मालूम होगी, जरा देखिएगा कितनी वैल्यू आई है 532, चेक कीजिएगा जरा बच्चों, मैं भी आपको बताता हूँ वो कैसे निकलेगी, या जरा गौर कीजिएगा। ये 500 है, ये 600 है, इनके यहाँ पे गया लो कहीं पे होगा 32, 500 और 600, यानी यहाँ पे चलो फॉर एग्जांपल 20 हो गया, यहाँ कहीं पे चलो 30 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे चलो 30 ले लो, तो ये इस तरह से यहाँ पे आके मिलेगी, और इसको इस तरह से फिर नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, देखो यहाँ से IF की वैल्यू मिल तो रही है, लेकिन अब पता नहीं बच्चे क्या क्या लिखेंगे। मैं आपको यहाँ से ना बुक की एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ जो बुक वालों ने लिखी हुई है, वहाँ पे आपके पेपर में आपको उस्ताद जो होगा ना, या तो वो पूछेगा ही नहीं, या एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मैंशन होगी ग्राफ्स में, ठीक है। तो बुक वाले ने वैल्यू बच्चों ली है फील्ड करंट की 5.7, यानी कि 6 से पहले ही उसकी मतलब लाइन अटैच हो गई थी, ये हमारा ही तुक्का गलत लगा, तो वो वैसे उसने निकाली ग्राफ की मदद से ही है 5.7 एम्पेयर ये। तो ये हो गया पॉइंट, आगे नेक्स्ट D पॉइंट करते हैं, ठीक है जी। D पॉइंट जरा पढ़िएगा मेरे साथ, स्टेटमेंट अब मेरे साथ मिल गए, देखें वो कहता है हाउ मच पावर इज द जनरेटर नाउ सप्लाइंग, यानी कि पावर कितनी पावर अभी जनरेटर सप्लाई कर रहा है, एंड हाउ मच पावर इज सप्लाइड टू द जनरेटर बाय द प्राइम मूवर, और जनरेटर को कितनी पावर सप्लाई मिल रही है प्राइम मूवर की मदद से। व्हाट इज द मशीन्स ओवरऑल इफिशियंसी, और मशीन की इफिशियंसी भी बताओ। तो एक तरफ हमारी आउटपुट पावर है और ये प्राइम मूवर वाली हमारी इनपुट पावर है, और ये इफिशियंसी हमारी N से प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो चलो आज इंशाल्लाह समझ आएगी बच्चों, टेंशन नहीं लेनी, आपके साथ है हम। तो आपको याद होगा हमने पावर का फार्मूला पढ़ा था, पहले मैं आउटपुट पावर निकालने लगा, पावर का हमने फार्मूला पढ़ा था, ये भी हमने आपको पढ़ाया था, √3 VL IL। IL हमारी क्या होगी, आपको इतना याद होना चाहिए, cos ऑफ थीटा था साथ में, ठीक है। IL हमारी क्या थी बच्चों, आपको याद होना चाहिए, IL हमारे पास थी लोड करंट, ये उसने हमें स्टार्टिंग पॉइंट में दी थी, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, यानी कि क्या दी थी। और VL की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, यानी कि उसने हमें दी हुई थी जो कि
VL इज इक्वल टू 480, पता ना यहाँ पे प्रीवियस पॉइंट में उसने अभी यही बोला ना कि आपकी इस कंडीशन में, उस कंडीशन का पता क्या मतलब था, वो कहना चाह रहा था जब लोड आपका कनेक्ट था तो लोड कनेक्टेड में आपके पास V5 480 था, मतलब कि VT डायरेक्ट VL की ही वैल्यू मिली हुई थी ना। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो अपना VT होता है बच्चों, ये VL लोड वाले वोल्टेज है, मतलब कि लोड वाले वोल्टेज मींस जो आपको आउटपुट में मिल रहे हैं, तो आउटपुट पे आपको VT टर्मिनल वोल्टेज ही मिल रहा होता है। ये आपको पता है डेल्टा कनेक्शन में V5 के एग्जैक्ट इक्वल होते हैं, इसी वजह से 480 आ गया। ठीक है, तो देखो √3 इंटू 480 इसकी वैल्यू आ गई। IL की वैल्यू हमारे पास, मतलब क्या कह गया हूँ, IL की वैल्यू उसने हमें स्टार्टिंग में दी थी, जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ फिर से। ये देखो, एट फुल लोड, जब पूरा लोड आप मशीन पे डालोगे, मशीन सप्लाइज 1200 एट P लैगिंग। ये मुझे IL लोड करंट की बात कर रहा है, यानी कि लोड को इतनी करंट प्रोवाइड करेगा हमारा जनरेटर, वो ये कह रहा था। तो 1200 वैल्यू है ना इसकी, तो ये 1200 आ गया। और थीटा हमने पहले भी निकाला है, थीटा आया था -36.87 डिग्री। तो ये माइनस तो काज खा जाएगा, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू बच्चों आ जाती है 798 किलोवाट। ठीक है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट जो आंसर लिखे हुए हैं ना बुक वाले वो लिख रहा हूँ। तो जिन बच्चों का कोई आगे पीछे थोड़ा आ जाए वो इससे परेशान ना हो जाइएगा। अभी डी पॉइंट हल नहीं हुआ, अभी हमने आउटपुट पावर निकाली, अभी हमने वो इनपुट पावर निकालनी जो प्राइम मूवर की मदद से आ रही थी। तो देखो बच्चों, प्राइम मूवर में क्या होता है, प्राइम मूवर की जो पावर है ना उसे P इन से प्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, प्राइम मूवर जो है, प्राइम मूवर की पावर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसने हमें कितनी पावर दी, तो उसमें ये होगा। देखो अब यार मैं कैसे आपको समझाऊं, अगर मैं कह लो कुछ बच्चों का फादर हूँ, ठीक है, तो मैं उस मेरे दो बच्चे हैं, मैं दो बच्चों को पैसे देता हूँ, ठीक है, दोनों को मैंने पता नहीं अब कितने कितने दिए, मुझे याद नहीं रहा। अगर मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ मैंने टोटल इनको कितने दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को बुला के पूछूंगा भाई तुम्हें कितने पैसे दिए। अब उनके हाथ में थी आउटपुट, मैंने दी थी इनपुट, तो इसका मतलब इन ये जो P इन है इसमें P आउट तो आ गया, यानी कि हमारी आउटपुट पावर तो आएगी। लेकिन कुछ लॉसेस भी आए ना, देखो जो हमारे प्राइम मूवर ने पावर जनरेट करके दी, उसी के दौरान हमारे कुछ लॉसेस भी आए। वही लॉसेस उसने हमें स्टार्टिंग में बताए थे बच्चों, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ जरा। इसमें उसने ये भी नहीं बोला हुआ कि इलेक्ट्रिकल लॉसेस को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस भी आ जाएंगे, तो इसमें एक तो आ जाएगा इलेक्ट्रिकल लॉस, P इलेक्ट्रिकल लॉस, ठीक है। और बाकी दो और लॉसेज हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, पढ़ने की क्या जरूरत है, ऊपर ही हमने मेंशन किए थे। उसने बोला था विंडेज के लॉसेज आएंगे और कोर लॉसेज आएंगे, तो इन दोनों को भी जब हम जमा कर देंगे इसके अंदर, तो हमें मेन टोटल मतलब जो प्राइम मूवर पावर बना के दे रहा है वो पता चल जाए, क्योंकि हमने लॉसेज को इसके अंदर जमा करना ना, कितना कितना लॉस आया। यानी कि विंड एज, यानी हमें विंड चलाने में वो भी थोड़ा लॉसेस बर्दाश्त करने पड़े, कोर को भी चलाने में थोड़ा लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। हमने तो बताना कि प्राइम मूवर ने कितनी पावर बना के दी थी। तो देखो बच्चों, बस वैल्यूज पुट होने लगी हैं। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसका फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके दूंगा। P आउट कितनी थी, 798 किलो प्लस इसका फार्मूला बच्चों आपके पास बनेगा। देखो पावर का क्या क्या फार्मूला होता है, I²R होता है ना, I²R। तो I²R, अब ये जो I है और R है, देखो इलेक्ट्रिक मींस ये हमें अपने आर्मेचर वाली साइड की पावर की बात कर रहा है। तो आर्मेचर वाली साइड पे करंट कौन सा होता है, IA। और हम रियल पार्ट की सिर्फ बात कर रहे हैं, इसमें इमेजिनरी आपने नहीं शामिल करने, यानी कि पावर होती है आपके पास रियल पार्ट्स के बारे में है। तो लिहाजा जो रेजिस्टेंस होगा वो RA होगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। और आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ये जो आपके पास IA का स्केयर आ रहा है, ये IA के स्केयर के साथ 3 भी आएगा। अब ये 3 कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे असल में लोड करंट आई थी, ये हमारे पास फार्मूला आया था, IL का स्केयर साथ में आया था RA, ठीक है बच्चों। और मैंने आपको प्रीवियस में अभी बताया कि जैसे वहां पे अपने पास क्या नाम है, वाई कनेक्शन में VT इज इक्वल टू √3 टाइम्स V5 होता है। यहाँ पे क्या होता है, IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स IA होता है, आर्मेचर करंट। ये हमने यहाँ पे पुट किया, तो देखो जब इस दोनों का स्केयर हुआ, क्योंकि IL का स्केयर था तो ये 3 बन गया और ये IA का स्केयर बन गया, ठीक है। ये इस तरह से फार्मूला आता है। अब यहाँ पे आप यहीं पे पुट कर दो 3IA का स्केयर RA, और बाद में वैल्यू निकाल लेते हैं। और P विंडेज हमारे पास थी 40 किलो और ये आई थी हमारे पास 30 किलो। अब यहीं पे आपका सारा काम डन हो जाएगा, देखिएगा बस 798 के प्लस 3 इंटू IA का स्केयर। IA का आपने बच्चों, मैंने आपको बताया इसमें आपने इमेजिनरी पार्ट की बात नहीं करनी, मतलब सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड लेनी है IA के साथ जो थी। IA की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आई थी, IA की मैग्नीट्यूड हमारे पास आई थी 692, ये देखो 692.8। तो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है 692.8, ठीक है। इसका स्केयर साथ में RA की वैल्यू उसने दी थी हमें 0.015, ये पता ना स्टार्टिंग में मैंने लिखी हुई थी, तो ये आ गई। और प्लस 40K प्लस 30K। अब यहाँ से आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी, P इनपुट इज इक्वल टू, ओवरऑल हमारे पास बच्चों इसकी वैल्यू फिर आ जाती होती है 889.6 किलोवाट, ये आ रही है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इफिशिएंसी का क्या फार्मूला बच्चे होता है, ये मैंने यहाँ पे सॉरी जल्दबाजी में परसेंटेज लिख दिया, चलो कोई नहीं, परसेंटेज आप इसको इग्नोर कीजिएगा। इफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर और इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आप परसेंटेज में लेना चाहते हो तो इसके साथ परसेंटेज लगाते होते हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे, देखो आउटपुट हमारे पास कितनी थी 798 के, और इनपुट है 899.6 के मल्टीप्लाई बाय 100%।
तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 89.75% बच्चों, ठीक है। तो ये आपका ये भी हल होगा डी पॉइंट। अब दो पॉइंट अभी और रहते हैं, ई एंड एफ। तो ई पॉइंट तो काफ़ी सिंपल है, वो तो अभी आपका यहीं पे हो जाएगा, और एफ नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ई पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, टाइम तो काफ़ी हो गया इसमें। ये देखो ये ही पॉइंट है, वो कहता है इफ़ द जनरेटर लोड वर सडनली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लाइन, अगर हम जनरेटर से लोड को एकदम से उतार देते हैं तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन टू इट्स टर्मिनल वोल्टेज, तो इसके टर्मिनल वोल्टेज के साथ क्या होगा। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, पहले आपने जब उसके ऊपर लोड डाला तो इसके वोल्टेज डिक्रीज कर गए, जब आप इसका लोड उतार दोगे फिर से वोल्टेज वहीं पर चले जाएंगे जहाँ पे थे, ठीक है। मैं आपको ना यहाँ पे लिख देता हूँ कितने वोल्टेज आपके हो जाएंगे। वो कहता है इफ़ द जनरेटर, ये आपकी ना मतलब कि सोल्यूशन की स्टेटमेंट है। वो कहता है कि इफ़ द जनरेटर लोड वर सडनली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लाइन, अगर जनरेटर लोड को हम लाइन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं एकदम से, तो क्या होगा, द करंट आई ए वुड ड्रॉप टू जीरो, क्योंकि जब सर्किट मुकम्मल ही नहीं होगा तो करंट तो फ्लो ही नहीं ना करेगा, तो लिहाजा मेकिंग ई ए इज इक्वल टू वी फाई, यानी कि हमारे पास जो ई ए की वैल्यू होगी वो डायरेक्ट वी फाई के इक्वल आ जाएगी। सिंस द फील्ड करंट, यानी कि आपके पास ई ए इज इक्वल टू वी फाई हो जाएगा। आगे वो कहता है सिंस द फील्ड करंट हैज़ नो नॉट चेंज, यानी कि हमारी फील्ड करंट तो चेंज नहीं ना होगी, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। आगे वो कहता है एंड वी फाई एंड वी टी मस्ट राइज टू इक्वल ई ए, तो लिहाजा क्या होगा जी, इससे वी फाई और वी टी को भरना पड़ेगा ताकि वो ई ए के इक्वल हो सके। पहले उसकी वैल्यू थी 480, आपको पता ना वी फाई की हमने वैल्यू हमें जो दी गई थी वो 480 थी, लेकिन जो ई ए की वैल्यू आई हुई है 532 है, इसका मतलब वी फाई की वैल्यू 532 तक चली जाएगी, ठीक है बच्चों। ये चीज़ मेरे अजीज, बस इतना सा ये पॉइंट है। पॉइंट समझो, वी फाई की वैल्यू 480 नहीं रहेगी, पता है क्यों, क्योंकि ई ए जो हमारे वोल्टेज है मतलब लोड लगाने की वजह से प्रोड्यूस हो चुके होते हैं ना, वो होते हैं 532, ये देखो हमने निकाले थे। जब हम लोड उतारते हैं तो वोल्टेज तो वहीं पे कायम है ना अपनी जगह पे, तो इसी वजह से आपके वो जो वी फाई वोल्टेज होते हैं वो इनडायरेक्टली 532 के इक्वल हो जाते हैं। जब आप लोड उतारते हो तो इनडायरेक्टली वो पैरेलल मतलब सीन हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था लाइन लॉसेस खत्म हो जाता है, डायरेक्ट ई ए इज इक्वल टू वी टी हो जाता है, वी टी ही वी फाई होता है। बस अब आपका एफ पॉइंट रह गया, एफ पॉइंट काफ़ी ईजी है, इंशाल्लाह वो आपको भी समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, वो आपको पॉइंट करके दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपना एफ वाला पॉइंट, और ये क्वेश्चन दी एंड। टाइम काफ़ी है लेकिन यार बच्चों समझने के लिए आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। आगे वो कहता है फाइनली, आखिरकार सपोज करो दैट द जनरेटर इज कनेक्टेड टू अ लोड ड्राइंग 1200 एम्पेयर, यानी ये आई एल की ही फिर से बात कर रहा है जो हमें स्टार्ट में दी गई है, एट 0.8 पीडीएफ लीडिंग, ठीक है जी। हाउ मच फील्ड करंट वुड बी रिक्वायर्ड टू कीप वी टी एट 480 वोल्ट, यानी कि आपके टर्मिनल वोल्टेज 480 हो। फिर से वही बात है, वी फाई की वैल्यू 480 दे रहा है, लेकिन इस दफ़ा पता है क्या बात है कि उसने लोड कनेक्ट किया और इतना करंट जा रहा है। तो हम देखते हैं अब क्या होता है। तो देखना क्या यार, इतना मुश्किल काम को नहीं है बच्चों, बस क्या रुक थोड़ी सी बस कहानी चेंज हुई है, चेंज भी कौन नहीं हुई। तो फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, हाँ जी फ़र्क तो यहाँ पे आ रहा है ना। अब वो कह रहा है लीडिंग, बच्चों ये चीज़ है, अब ज़रा मेरी बात गौर से समझना। पहले हमने मालूम किया लैगिंग पे, हमारी जो करंट थी वो लैग कर रही थी, उसने यहाँ पे कहीं पे बोला था, ये देखो पी एफ लैगिंग, पहले था लैगिंग अब है लीडिंग। लीडिंग में मैंने बोला था माइनस का साइन इस्तेमाल नहीं करोगे, लैगिंग के अंदर आपने इस्तेमाल करना है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। बस इतना सा चेंज है, फार्मूला वही है जो आपने आगे ई ए निकाल के आपको पता ना ग्राफ की मदद से आई एफ निकाल दी थी। ई ए का वही फार्मूला देखो, ये फार्मूला ई ए इज इक्वल टू, अपने पास फार्मूला था वी फाई प्लस आई ए आर ए, ये आपको पता पहले भी हमने लगाया, प्लस जे एक्स एस आई ए, पता ना ये लगाया था। लेकिन अब जो आई ए की वैल्यू है ना वो बच्चों ये हो जाएगी, आई ए इज इक्वल टू, वो जो उसकी मैग्नीट्यूड थी वो तो सेम रहेगी, क्या नाम था यार, मैग्नीट्यूड कितनी थी उसके पास, 692.8, ये पता ना पहले हमने निकाली है। तो इसमें जो एंगल था आपको पता -36.87 था, अब ये हो जाएगा 36.87 डिग्री अम्पेयर। अब ये क्यों हुआ मैंने आपको बताया था, जब पी एफ आपका लीडिंग करता है तो फिर ये फार्मूला बन जाता है, पी एफ इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, सिर्फ इतना फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ से आपको पता है थीटा की वैल्यू प्लस में आ जाएगी। और जब आपका ये लीडिंग के लिए बच्चों, ये याद कर लो ये लीडिंग के लिए है, और लैगिंग के केस में हमेशा आपके पास एंगल जो थीटा है ना वो माइनस में ही निकलेगा, उसका फार्मूला ये होता है कॉज इनवर्स पी एफ, ये एंगल आपका माइनस में आता है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे आपका एंगल आया था -36.87, यहाँ पे आप +36.87। तो चलो ये लैगिंग के लिए है। तो चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस आपका काम डन होने लगा। देखो सारी वही वैल्यूज़ हैं बच्चों, इसकी 480 वैल्यू थी, बस एंगल चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। आपको पता आर ए की वैल्यू थी 0.015, और एक्स एस की वैल्यू कितनी थी, मैंने आपको पता कॉमन लेके वो आई ए की वैल्यू दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना, तो आई ए मैंने कॉमन ले लिया, पीछे रह गया जे एक्स एस। एक्स एस की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी 0.1, इतनी ही थी ना, कहाँ पे गया, हाँ 0.1, साथ में जे मल्टीप्लाई हो चुका होगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, और साथ में आई ए की वैल्यू, आई ए की वैल्यू आपको पता कितनी है। तो ये मैंने आपको बताया था कैसे हम मतलब कि दो इमेजिनरी वैल्यूज़ को जब एंगल साथ में हो तो कैसे मल्टीप्लाई देते हैं, ये आपने सर्च कर लेना जाके, तो ये आप निकालिएगा। और यहाँ से आपको ई ए की वैल्यू मिलती है जो कि कितनी आती है 451,
और साथ में एंगल आ जाता 7.1 डिग्री एम्पेयर। अब ये कहता है बच्चों फिर से जाके आपने मेन उसको बताना था फील्ड करंट के बारे में, वो आप कहाँ से देख के बताओगे? इसकी डायग्राम से। तो डायग्राम में जो फील्ड करंट है वो हमारे पास 4.1 एम्पेयर के बराबर होती है इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि 451 आप इतनी करंट मिल रही होती है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हमारा 400 और 500 इसके सेंटर में, ये इसका सेंटर बनता है ये पॉइंट, और ये इस थोड़ा सा ऊपर हो तो ये 51 हो जाएगा। तो इससे ये जो लाइन इस तरह से खींचेंगे ये यहाँ पे आ रही है, और ये देखो 4 से बस दो थोड़ा सा कदम आ गया है, तो 4.1 नहीं बनेगी ये तकरीबन, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड करेंगे तो 4.1 बनेगी। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।